अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 11 जो कि लेक्चर नंबर 10 की कंटिन्यूशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस एज डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर एंड दिस इज आल्सो द रिवीजन फ्रॉम द लेक्चर नंबर 10 कि हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये देखें, ये पेज 29 जो है ये असल में आपकी बुक का है। ये जो पेज 29 है दैट इज फ्रॉम द बुक। हमने ये कहा था कि इफ देयर इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 is not exact. When we say it's not exact, this means that, yeah, inexact, that the partial derivative of m with respect to y is not equal to the partial derivative of n with respect to x. But there exists a function, and function is mu is the function of xy, such that when you multiply this function with a given ordinary differential equation like mu m plus mu n is equal to 0, and this equation is exact. And when this equation is exact, this means that partial derivative of mu m with respect to y is same as the partial derivative of mu n with respect to x. तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो म्यू साहब है इनको खिताब मिलता है और उनको हम कहते हैं जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। म्यू जो है आपके पास ये बन जाता है, इसको हम कह देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं थी इसको आपने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो जो म्यू है दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस वन। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस इक्वेशन का। Now I go slow. Now this is very important as mentioned in lecture number 10 कि अब हमने methods find करने हैं how to find the integrating factor. Now see methods to find the integrating factor. These are from pages 39 to 41 from your book Applied Differential Questions by Spiegel. अब वो कहता है let us consider the following case. Now let us consider the first case. The case one is when the integrating factor mu is the function of y alone. Now this is very important that integrating factor, this is the function of y alone. It's not the function of x, it's not the function of xy, it's only the function of y. That's what it means, that mu is the function of y only. Then, now this is the value of the integrating factor. This is the exponential to the power integral of gy dy. अब ये देखें पावर के अंदर इंटीग्रल है, ये g of y क्या चीज है? g of y असल में ये वाली चीज है, ये भी y का फंक्शन है। पहले देख लें है क्या 1 over m. नो व्हाट वाज दैट m? अब मैं जरा जुबानी बोल रहा हूँ, m dx plus n dy is equal to 0. सेम m सेम n. This is the partial derivative of n with respect to x minus partial derivative of m with respect to y. बाहर लिखा हुआ है 1 over m with which we are multiplying with this term. ये भी y का फंक्शन होना चाहिए, यही gy देखो, this is the gy. In the short hand notation, instead of writing the full partial n over partial x आप nx भी लिख सकते हैं, instead of writing partial m over partial y आप my भी लिख सकते हैं. Now this is gy. अब देख लें, अगर सपोज मैं कहूँ अच्छा जी ये फार्मूला है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आप निकाल लें, अगर वो जस्ट जो है वो y का फंक्शन है और ये वाली चीज ही y का फंक्शन है, ये देख लें ये तो आपने पहले चेक किया हुआ है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो देन पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो ये तो हो जाता है 0. दिस इज मीनिंगलेस। देखिए मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन लॉजिक, ऐसे नहीं बना हुआ। तो अगर ये दोनों बराबर है फिर तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर तो ये 0 हो जाएगा, सेंस नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे देख लें ये आ रहा है nx माइनस my 1 ओवर m। अब देख लें ये जरा स्केरी लगता है, क्यों? कि भाई अब क्या रट्टा लगाना है कि जी वाई जी है इसके बराबर है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, वो भी तब व्हेन दिस होल थिंग इज द फंक्शन ऑफ y अलोन और ये भी जी y का फंक्शन आएगा। तो क्या रट्टा लगाना है? यानी कि ये देख लें, एक तो हमने नोटेशंस यहाँ पे यूज की हुई हैं, ये मैंने बता दिया, पार्शियल n ओवर पार्शियल x ये nx है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y my है। तो लेकिन क्या ये स्केरी लग रहा है? यस इट कुड बी, लेकिन ये तब अगर आप इसका रट्टा लगाएंगे तब ये स्केरी होगा, ये सिचुएशन बन सकती है। इट डज लुक स्केरी अगर आप रोट लर्निंग में चले जाएंगे। इफ यू अंडरस्टैंड फिर नहीं होगा। अंडरस्टैंड कैसे करना है? वी हैव टू गो टू द प्रूफ। अंडरस्टैंड द प्रूफ, प्रूफ आने चाहिए आप लोगों को। विदाउट प्रूफ यू कैन नॉट लर्न मैथमेटिक्स। फिर बन जाता है जी मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट है और ये है तो वो है, दैट्स रॉन्ग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रूफ एज वेल। नाउ लेट्स सी द प्रूफ। See what it says. No, it's not scary. See the proof.
व्हेन यू नो द प्रूफ, स्क्रीन ये देखें फिर आ गया, इसको पता है ना, ये हंस रहा था, ये तो पहले भी हंस रहा था पिछले लेक्चर में, इसको पता है। अब ये है जी प्रूफ। नाउ आई गो स्लो। सबसे पहले देखें, इट्स ऑलरेडी गिवन दैट म्यू इज द फंक्शन ऑफ वाई। ये जो चीज गिवन है उसको आप यूज कर सकते हैं, जो प्रूफ करना है उसको अस्यूम नहीं करना, उसको तो प्रूफ करना है। म्यू इज द फंक्शन ऑफ वाई, उसने कहा दिस इज ऑलरेडी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सी इफ थ्योरी इज क्लियर व्हाट इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो क्वेश्चन थी दैट वाज नॉट एग्जैक्ट, लेकिन इसको जब आपने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया ना, दिस इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है, दैट व्हाट इट मींस, partial derivative of mu m with respect to y, this is same as the partial derivative of mu n with respect to x। और अब आपको प्रोडक्ट रूल पता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, देखें म्यू डेरिवेटिव ऑफ द m या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, एंड सेकंड फंक्शन m। अब डोंट बी कंफ्यूज, तो कि डेरिवेटिव जो है म्यू का लिखा हुआ है डी म्यू बाय डी वाई, व्हाई? बिकॉज म्यू इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। when it's the function of y only, then there's no difference between the partial derivative and the ordinary derivative। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डी म्यू और डी वाई ही लिखा हुआ है। सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी अंडरस्टैंड करें, व्हेन यू आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे देख लें पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से है, तो एक्स इज द वेरिएबल, वाई इज द कांस्टेंट, बट म्यू इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली, म्यू इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो यहाँ से म्यू कांस्टेंट है और ये बाहर आ जाएगा। नो लुक ओवर हियर, ये बाहर लिखा हुआ है, ये बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव से, इसलिए इसको बाहर लिखा हुआ है। इसको मजीद अंडरस्टैंड करें, लुक ओवर हियर, since mu is the function of y only, there is no difference between the partial derivative and the ordinary derivative, one thing। and secondly वही प्रोडक्ट रूल लगा है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, और यहाँ पे जो है म्यू इट्स ओनली द फंक्शन ऑफ y बट वेरिएबल इज x, तो म्यू टोटली यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, वी हैव टू रीअरेंज दिस इक्वेशन। नाउ इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे देख लें, जब रीअरेंज किया तो म्यू कॉमन लिया हुआ है, बल्कि इस टर्म को उठा के आप राइट साइड पे ले जाएं, ये वाली जो टर्म है इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएं, टेक म्यू कॉमन, दिस इज पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, राइट। और ये वाली जो टर्म है वो ये है, ये वाली टर्म जो है वो ये है। अब ये देख लें कुछ कुछ शक्ल बन रही है, विच वी हैव टू प्रूव इन द थ्योरम। और ये देख लें, मैंने कहा था बिकॉज एरर हो जाने का खतरा है, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता, क्लासरूम में तो मैं स्लाइड वापस ले जाता था, यहाँ से एरर होने का खतरा है। लेकिन ये देख लें, दैट्स वाज गिवन इन द थ्योरम। उसने कहा था कि ये वाली जो टर्म है ना, ये है जी y का फंक्शन। ये कहाँ से आ गया? दिस m, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएं, ये जो म्यू है इसको इधर डिनोमिनेटर में ले, फिर देख लें m को यहाँ डिनोमिनेटर में ले, ये 1 ओवर m हो जाएगा। पार्शियल n ओवर पार्शियल x, दिस इज nx, पार्शियल m ओवर पार्शियल y, दिस इज my। और ये जो dy है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, इस dy को इधर मल्टीप्लाई करें, ये dy हो गया, ये डी म्यू एज इट इज है, विच इज दिस वन। ये जो म्यू है इसको इधर डिनोमिनेटर में ले जाएं, फिर समझ लें, इस m को यहाँ पर ले आए, ये 1 ओवर m हो जाएगा, दिस इज nx माइनस my, वो ये लिखा हुआ है, ये dy इधर मल्टीप्लाई करें, वो ये वाली टर्म आ गई, डी म्यू वहीं पे ही है, m तो पहले चला गया यहाँ पे, dy पहले चला गया यहाँ पे, ये, और ये म्यू है इसको आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाइए, ठीक। अब ये सारे का सारा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट वाज गिवन टू बी द फंक्शन ऑफ y, देखें यहाँ पे पिछली स्लाइड के ऊपर है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा उसको, ये सारे का सारा y का फंक्शन है। और ये नोटेशंस देखिए दोबारा बताइए कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन फुल you can write nx and my, this is same as partial derivative of n with respect to x, this is the same as partial derivative of m with respect to y। ये थोड़ा एनिमेशन का इशू है, तो लेट्स मेक इट कंप्लीट। ये देख लें, ये क्वेश्चन देख लें, पिछली स्लाइड से है ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड के बॉटम पे थी, ये आ गई। उसने कहा सिंस राइट हैंड साइड ऑफ 2 जो है इज द फंक्शन ऑफ y lone, ये देखें राइट हैंड साइड ऑफ 2 फंक्शन ऑफ y lone है, क्योंकि म्यू इज द फंक्शन ऑफ y, म्यू इज द फंक्शन ऑफ y, इट्स गिवन, ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे भी। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज वेल, कि dy के अलावा देखें ये सारी की सारी टर्म, ये भी उसने कहा था y का फंक्शन है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग लाइक इन दिस कॉम्प्लिकेटेड वे, लेट्स रिप्लेस 1 ओवर m nx माइनस my बाय gy। ये gy से आपने इसको रिप्लेस कर दिया, ये बन जाएगा gy, दिस होल थिंग इज gy। ये देखें ये गिवन है, ये स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिएगा थ्योरम की, ये गिवन है। मैं वही कह रहा हूँ, क्लासरूम में वापस चला जाता था, यहाँ ऑनेस्टली अगर वापस जाता हूँ तो जरा एरर हो जाता है, इसलिए मैं वापस नहीं जा रहा, बट दैट वाज गिवन कि ये सारी की सारी चीज व्हाट एवर दैट इज, दैट वाज गिवन टू बी द फंक्शन ऑफ y। तो इस सारे को रिप्लेस कर दें gy से, नाउ दिस इज गोइंग टू बी dy। अब देख लें ये सेपरेबल क्वेश्चन है, सेपरेबल क्वेश्चन बन गई है एक तरह से। और अब वो कहता है इंटीग्रेटिव y सेपरेबल, यहाँ पे देख लें एक तरह से म्यू वेरिएबल है सेपरेट हुआ हुआ है, यहाँ पे g फंक्शन ऑफ y भी सेपरेट हुआ हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, वंस वी इंटीग्रेट दिस,
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल तो ये आएगा, राइट हैंड साइड का ये देख लें, इस चीज का इंटीग्रल log ऑफ म्यू होता है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ म्यू इज 1 ओवर म्यू, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ म्यू इज 1 ओवर म्यू, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर म्यू इज log ऑफ म्यू। और एक्सपोनेंशियल जब दोनों तरफ लेते हैं तो यहाँ पे देख लें, इस टर्म को देखें, इस टर्म को देखें, एक्सपोनेंशियल की पावर ले लें, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर ले लें, वो तो ये बनती है, और एक्सपोनेंशियल टू द लॉग, ये आपको पता है एक्सपोनेंशियल और लॉग ये खत्म हो जाते हैं और ये म्यू रह जाता है। इसकी लॉजिक भी दी हुई होगी, इसकी लॉजिक भी नेक्स्ट स्लाइड के टॉप पे दी होगी। नाउ दिस इज द प्रूफ, ये देख लें। अब मैं वही कहता हूँ कि अगर आपको फार्मूला भूल जाता है, यू शुड नो द प्रूफ, यू शुडंट फील स्केरी, वरना कौन रटा लगाए कि अच्छा जी ये सारी की सारी चीज y का फंक्शन है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। तो यहाँ पे देख लें, एक्सपोनेंशियल क्यों लिया, अगेन देयर इज अ लॉजिक, वी आर नॉट लुकिंग फॉर log ऑफ म्यू, वी आर लुकिंग फॉर म्यू, तो एक्सपोनेंशियल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल लॉग खत्म हो जाता है, तो ये म्यू आ गया और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, और ये मैंने कहा ये जो रीजन है ना कि एक्सपोनेंशियल लॉग क्यों खत्म हो जाता है, ये आगे बताई हुई है। तो जी ऑफ वाई देखें बताया, ये तो सारा वही है, ये वाला जी ऑफ वाई, और ये प्रूफ खत्म हो गया, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, राइट। तो ये प्रूफ हो गया। यहां से देखें जी, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आप कहते हैं y इज इक्वल टू e पावर x, तो x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस e, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस e। तो अब सिंपल आप ये करें कि ये जो x इक्वल टू लॉग y है, इसको यहाँ रिप्लेस कर दें, x की वैल्यू log ऑफ y यहाँ रिप्लेस कर दें, क्लियर नजर आ जाएगा आपको, ये देख लें, ये जो x है इसको रिप्लेस कर दें log ऑफ y से, यहाँ पे देखें log ऑफ y, तो साफ नजर आ रहा है एक्सपोनेंशियल log जो है ये खत्म हो जाते हैं, कैंसिल नहीं करना, ये डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन देख लें लॉजिकली बता दिया है एक्सपोनेंशियल एंड log दे कैंसिल ईच अदर, राइट। तो यहाँ से ये खत्म हो जाते हैं, ये चीज होगी। तो जो अभी पिछले स्लाइड के ऊपर स्टेप किया था, अब वो कहता है बाय द अबव टू इक्वेशंस, मतलब है कि इन दो इक्वेशन से ये रिजल्ट आ रहा है। आइए वो जो हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्ट डी इन द लास्ट लेक्चर, सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने पहले कहा था जी 1 ओवर वाई स्क्वायर आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करें, कोई पता नहीं कहां से आ रहा है, अब पकड़ने की कोशिश करते हैं उसको, अब काबू हो जाएगा। दिस वाज द इक्वेशन एंड दैट वाज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन, यानी कि इनएग्जैक्ट, क्योंकि ये आपके पास m था, पार्शियल डेरिवेटिव लिया आपने y के लिहाज से, तो y का डेरिवेटिव 1, इसका आ गया 2x, ये सारे का सारा n था, पार्शियल डेरिवेटिव लिया आपने x के लिहाज से, y स्क्वायर का 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास -2x, राइट। तो अब देख लें दोनों सेम नहीं है, तो इनएग्जैक्ट है ना। तो अब जरा इसको देखें, अभी देखें मैंने क्वेश्चन ही वो चूज किया जिसमें कि अभी आपने जो थ्योरम सीखा है वो लग जाए, राइट। अब इस टर्म को देखें, ये वाली टर्म थी थ्योरम में, देखें पिछले, मैं वही कह रहा हूँ, आई कैन गो कुडंट पॉसिबल फॉर मी टू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, तो एरर हो जाने का खतरा है। तो यहाँ पे देख लें, ये जो चीज आपके पास आ रही है, ये हमने कहा था y का फंक्शन होना चाहिए, m क्या चीज थी, ये था 2xy। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये m है, दिस इज 2xy विच इज फ्रॉम हियर, राइट। पार्शियल n ओवर पार्शियल x क्या था, ये देखें, ये पार्शियल n ओवर पार्शियल x था, -2x था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये देखें nx इज -2x, यहाँ से आ रहा है, माइनस साइन ये है विच इज दिस वन, व्हाट इज एम वाई, पार्शियल एम और पार्शियल वाई 2x, ये लिखा हुआ है। तो ऊपर ऐड कर दें -2x -4x, x कैंसिल कर दें, और यहाँ पे देख लें दिस इज 2, दैट इज गोइंग टू कैंसिल दिस 4 एज वेल, तो 2 आ जाएगा -2। नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ y, सी दिस इज द फंक्शन ऑफ y ओनली, बट दिस इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई हैव सीन दिस मिस्टेक्स इन एग्जाम्स, इसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ लेते हैं, वो तभी जब रटा लगाएंगे, लेकिन थ्योरम तो हमें ये नहीं कहता दिस इज नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थ्योरम तो कहता है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो तो ये था एक्सपोनेंशियल टू द इंटीग्रल जी ऑफ वाई डी वाई। तो ये जो जी ऑफ वाई आया है यहाँ पे देख लें, -2 और वाई यहाँ पे लिखें, नंबर 1, -2 को बाहर ले लें, 1 ओवर वाई का इंटीग्रल लॉग वाई होता है, क्योंकि लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई होता है, तो 1 ओवर वाई का इंटीग्रल लॉग वाई। अब यहाँ पे देख लें, इस चीज को प्लीज खत्म ना कीजिएगा, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे खत्म ना कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करें। ये आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि -2 यहाँ पावर में चला जाता है, -2 यहाँ पावर में चला जाता है, और एक्सपोनेंशियल लॉ खत्म हो जाते हैं, वो तो यहाँ से भी नजर आ रहा है, और रह गया y पावर -2 विच इज 1 ओवर वाई स्क्वायर, यही था ना वो जिसका पता नहीं चल रहा था कहां से आ गया, तो यहाँ से आ गया, ऐसे निकलता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपने पहले भी किया था, यहाँ पे देख लें, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जब ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, सी दिस इज स्माइली, क्योंकि भांडा फूट गया, पता लग गया ये कहां से आ रहा है, तरीका पता लग गया कहां से आ रहा है। और यहां से देख लें, ये चीज जब आपके पास आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है केस 1 स्लाइड 2 इसी लेक्चर की, केस 1 यही है व्हेन म्यू इज द फंक्शन ऑफ y ओनली, और स्लाइड 2 इसी लेक्चर की, कहता है मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को 1 ओवर वाई स्क्वायर से,
तो ये बन जाती है, ये तो आपने पहले भी की थी, देखें यहाँ आप करके भी दिखाया हुआ है, तब मैंने जुबानी बोला था। अब 1 और वाई स्केयर से इसको मल्टीप्लाई करें या वाई स्केयर पे डिवाइड करें, 2xy और वाई स्केयर, या आ जाएगा 2x और वाई, वाई स्केयर और वाई स्केयर, या आ जाएगा 1 एक्स स्केयर और वाई स्केयर, ये आ जाएगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब इसका लेंगे तो 2x तो कांस्टेंट है और 1 ओवर वाई का आता है -1 ओवर वाई स्केयर। इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे देख लें x के लिहाज से दिया हुआ है, जब x के लिहाज से आप लेंगे तो ये 1 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देख लें x के लिहाज से लेंगे तो -1 ओवर वाई स्केयर इज कांस्टेंट, -1 ओवर वाई स्केयर x स्केयर का 2x हो जाएगा। नाउ बोथ आर सेम, ये देखिए बोथ आर सेम, जब बोथ आर सेम दिस इज एग्जैक्ट। अब ये फिर देख लें, अब मैंने कहा हुआ है कि सॉल्व करें बाय द मेथड डिस्कस इन लेक्चर 9, वहां डिस्कस किया था लेकिन यहाँ स्टेटमेंट जरूर दी हुई है। ये है वो मेथड जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, यहाँ मैंने रेफरेंस दिया हुआ, आई नेवर सॉ इन दिस एनी बुक, उसमें लॉन्ग मेथड दिया हुआ है। तरीका ये होता है कि जो m होता है इसको इंटीग्रेट करना है आपने x के लिहाज से, राइट, इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से। जो n होता है उसमें आपने इंटीग्रेट करना है y के लिहाज से। ओनली दो टर्म, वो वाली टर्म आपने इंटीग्रेट करनी है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, विच डज नॉट कंटेन x, जिसमें x नहीं होता, वो इंटीग्रेट करनी है। फिर आपने दोनों इंटीग्रेशन का सम कांस्टेंट लेना है, ये सारा क्लास में डिस्कस हुआ है। तो अब यहां से देखते हैं, अब ये इसने कहा है कि ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 थी। अब आपने इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, ये m था ना, अब यहां से पढ़ना शुरू करें, इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x, बस यहां तक पढ़ें। इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ध्यान से x के ओवर 2 होता है, 2 और y आपका कांस्टेंट है, आपने x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, और जो x का इंटीग्रल है x के ओवर 2 होता है, वो आपने सारा कैलकुलस 1 में किया हुआ है, x के ओवर 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर और y ये टर्म आ रही है। फिर देख लें, इसको जो इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x, असल में m से मुराद है टर्म नेक्स्ट टू dx, टर्म नेक्स्ट टू dx, इसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर ओवर 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर ओवर y। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि n में वो वाली टर्म है, ये सारा n है, दिस होल थिंग इज n, वो टर्म इंटीग्रेट करनी है आपने विद रिस्पेक्ट टू y विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखें ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, इट कंटेन्स x, आपने इस टर्म को लेना है, आपने इस टर्म को लेना है, और 1 का इंटीग्रल y के लिहाज से क्या होगा, y होगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कहता है पुट द सम ऑफ बोथ इंटीग्रेशन, दोनों को ऐड करना है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो ये आ गया। आगे इसको रीअरेंज कर लें, y से मल्टीप्लाई कर दें, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर बन जाएगा, ये cy बन जाएगा, लेकिन इसकी डिटेल जो है दैट इज इन लेक्चर नंबर 9, इस तरह करना है। तो इसमें देखें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, अच्छा जी यहाँ पे अगर कोई टर्म भी ना होती, सारों में x होता, फिर इंटीग्रेट नहीं करते, सिंपल अंडरस्टैंड थ्योरी में हमेशा कहता हूँ, अगर यहाँ भी x होता इस टर्म को हमने इंटीग्रेट नहीं करना था, फिर सिर्फ ये वाली टर्म लिखते इक्वल टू कांस्टेंट, आंसर बन जाना था। ऐसे क्वेश्चन भी आगे आ रहे होंगे। तो लें जी, ये हो गया आपका, और ये देखें फिर समझाया हुआ है, उसने जैसे कहा था ना कि n में इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y ओनली दोस टर्म्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये था जी n साहब। तो वो कहता है कि इसके अंदर आपने इंटीग्रेट 1 को करना है टू गेट y, यही एक टर्म है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये हो गया आपके पास, और ये लें जी, अब आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो डू आस्क, राइट। आई होप कि ये भी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, मैं तो पूरे कोर्स की हैप्पी एंडिंग करना चाहता हूँ, बल्कि वाकई जानना चाहता हूँ कि हुई है। तो इवन देन एनी मोर क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी इन लेक्चर नंबर 12।